आइए दोस्तों, अब इकाई दो भाषा के बारे में व्याकरण खंड में दूसरा भाग जो है समास के बारे में आज चर्चा करेंगे। जनतंत्र का जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर सिंह लिखा है, उसके पीछे में एक व्याकरण का हिस्सा हमारे सामने पे आया था और इसी पे हम अभी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यहाँ किसके बारे में, किस टॉपिक के बारे में कहा जा रहा है करके हैं। तो समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उदाहरण सहित इसको समझिएगा। आप देखते हैं जैसे क्या कर सकते हैं, इनकी परिभाषाओं को जो है गौर करने वाली बात, परिभाषाओं को ध्यान देने वाली बात है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते। समास, इसकी परिभाषा को ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उस शब्द को हम समासिक शब्द कहते हैं और इस नए शब्द बनने की जो प्रक्रिया है उसको समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप में कहना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक शब्दों के जो है मेल से जो नया शब्द बनेगा तो उसे समासिक शब्द कहेंगे और इस शब्द बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहेंगे। और समास का सिंपल साधारण सा अर्थ होगा संक्षेप में कहना। जो है समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा बहुब्रीहि, पांचवा द्वंद्व और छठवां अव्ययी भाव समास जो है। पाठ्य पुस्तक में तत्पुरुष और कर्मधारय को एक साथ सम्मिलित करके बता दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग ही पढ़ें और अलग अलग ही समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो है मैं आपको जो है पूरे समास को एक टेबल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस टेबल को थोड़ा सा गौर करेंगे। जो है ऊपर में एक टेबल में मैंने परिभाषा को लिखी है। समास जब किसी शब्द में उसका पूर्व पद और उत्तर पद ऐसा करके, और इसमें क्या विशेष होता है इसके बारे में मैंने बात की है। जैसे तत्पुरुष समास की परिभाषा के बारे में बात करनी है, तो जब किसी समास में जो है जब किसी शब्द में पूर्व पद जो है गौण होगा और जो है उत्तर पद जो है वो प्रधान होगा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। जो है इसमें से, पर, को, के लिए आदि का भी प्रयोग होगा साथ में। तो हमारे पास परिभाषा बन रही है तत्पुरुष समास की कि जब किसी शब्द में जो है पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तथा जो है इसमें जो है से, पर, को, के आदि के लिए जो है प्रयोग हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे सामने पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे गृह प्रवेश, गृह और प्रवेश। तो गृह जो है प्रवेश में का मतलब होगा घर में प्रवेश करना। तो घर में प्रवेश करने में जो है गृह जो है गौण हो जाएगा और प्रवेश करना जो है वह महत्वपूर्ण पद हो जाएगा। जो है रसोई घर है ना, तो घर में रसोई के लिए घर है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। रसोई होती है जो घर का एक हिस्सा है, इस संदर्भ में बात हो रही है यहाँ पे। जो है हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्त गौण है और लिखना जो है हाथ के द्वारा लिखना जो है वो महत्वपूर्ण बात होती है। तो यहाँ लिखित शब्द जो है वो प्रधान हो जाएगा। जो है इसी तरीके से बैलगाड़ी, बैल और गाड़ी जो है बैल गौण और गाड़ी जो है प्रधान। जो है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र और ये जो राष्ट्र से प्रेम जो है आपके पास आएगा। जो है उसी तरह से बैलगाड़ी में बैल से युक्त गाड़ी जो है बैलगाड़ी कहलाने वाली है। ये आपके सामने पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो इस तरह से किसी शब्द में जो है पहला पद जो है वो पूर्व पद जो है वो गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा और इसमें से, पर, को, के लिए आदि जो है विभक्तियों का प्रयोग होगा, तब इस समय हम लोग इसको कहेंगे तत्पुरुष समास। जो है अगला देखते हैं हम लोग जो है वह है कर्मधारय समास। जो है कर्मधारय समास का पहला पद जो है या पूर्व पद जो है उसमें विशेषण होगा और उत्तर या बाद वाला जो पद है वो विशेष होगा या प्रधान होगा। जो है पूर्व पद में उपमेय और उत्तर पद में उपमान की जो है व्यवस्था भी हो सकती है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है हमारे सामने पे। तो जैसे नीलांबर, नील धन अंबर या नील अंबर जो है हमारे सामने पे आएगा और मृदु वाणी, मृदु और वाणी के रूप में लिख सकते हैं। नील कमल, नील और कमल, कमल नयन जो है तो कमल नयन।
तो यहाँ पे जैसे कमल नयन और घनश्याम इत्यादि जो भी ये शब्द दिए गए हैं, उसमें नील, मृदु, ये सब जो शब्द दिए गए हैं वहाँ पे ये विशेषण है, ये ध्यान देने की बात है। और ये अंबर, वाणी, कम, ये बाद वाले जो शब्द हैं वो पूरा प्रधान पद हैं, ये ध्यान देने की बात हमारे पास में, यानी विशेषता के साथ, है ना। नीला अंबर, यहाँ पे नीलांबर जो शब्द है, नीला अंबर, नीला आसमान के संदर्भ में, आसमान नीला होता है, तो विशेषता बता रहा है। कर्मधारय समास में पहला पद उसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए जो है हमारे पास यहाँ पे ये कर्मधारय समास होगा जो है। फिर अगले तीसरे अपन समास में चलते हैं कि जब किसी शब्द में जो है हम पहला पद जो है वो संख्यावाची और बाद वाला या उत्तर पद जो है वो संज्ञा या विशेष हो, प्रधान हो, तब इसको कहेंगे हम लोग जो है द्विगु समास। इसमें संख्या समूह को व्यक्त करता है, इस बात को ध्यान देने की बात आती है। द्विगु समास का उदाहरण लेते हैं, जैसे पंचवटी जो है, पंचवटी 5 वटों, पंचवटी 5 और वट मिला करके पंचवटी होगा, 5 वटों का समूह इसका मतलब होता है ना। वृक्ष है 5 जो कि जिनकी संख्या है 5 के बारे में बोली जा रही है। नवरात्रि, रात्रि 9 है, 9 और रात्रि मिला करके नवरात्रि होगा, नवरात्रि का समूह जो है नवरात्रि कहलाता है। इसी तरीके से तिराहा, 3 रास्तों का समूह जो है उसको हम तिराहा कहते हैं। एक चौक होगा जिसमें 3 रास्ते गए हुए होंगे, तो 3 राह जहाँ पे होगा। चतुर्भुज, 4 भुजाएं, भुजाओं का समूह जो है उसको हम चतुर्भुज के द्वारा कह सकते हैं। चतुर्भुज के संदर्भ में पुस्तक में थोड़ा सा अपवाद के तौर पर इसको बोला गया कि ये दूसरा और भी इसमें समास में इसको बताया जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम 4 भुजाओं के समूह के रूप में चतुर्भुज को द्विगु समास के रूप में ही पढ़ेंगे जो है ना। आगे चलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की खासियत होती है कि जिसका पूर्व पद और उत्तर पद यानी पहला पद और आखिरी जो पद होता है दोनों के दोनों गौण होते हैं, बल्कि दोनों गौण होने के बाद में इससे निकलने वाला बनने वाला जो तीसरा शब्द होगा, तीसरा पद होगा, वह प्रधान होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दशानन, 10 आनन, 10 एक संख्या है और आनन जो है वो मुख को कहा जाता है, तो दशानन जो है यहाँ पर रावण के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर जिसके बारे में बात करते हैं, पीत और अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, है ना, और पीला वस्त्र पहनने वाले जो है वो श्री कृष्ण हैं। इस तरह की चीज़ें अपने पास बात की जाती है। गजानन, गज और आनन, आनन मुख को बोला गया है, गज मतलब ये कह सकते हैं कि हाथी या गज के समान मुख वाले को क्या कहेंगे करते हैं, तो गजानन कहा जा रहा है। तो गजानन गणेश के लिए प्रयोग किया गया है, ये ध्यान देने की बात है हमारे पास में। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नील और कंठ, नीलाकंठ। तो इस तरह से पहला वाला जो पद होगा वो गौण होगा, बाद वाला भी पद गौण होगा, और इन दोनों से बनने वाला नया जो शब्द है, समासिक शब्द जो है नीलकंठ, वो किसी तीसरे को जो है पद को प्रधान बताएगा, किसी तीसरी को मुख्य रूप से चर्चा करेगा, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अगला 5वां वाला जो हमारे पास प्रकार है उसको देख लेते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो है वो प्रधान होंगे और दोनों के बीच में और शब्द का लोप हुआ रहेगा, तब यहाँ पर जो है ये द्वंद्व समास होगा। माता डैश पिता ऐसा दिया गया है, माता और पिता दोनों ही प्रधान है, और माता और पिता इससे जो है संत का अर्थ निकलता है। राजा रानी, राजा और रानी इसका अर्थ निकलता है, राजा और रानी दोनों महत्वपूर्ण हैं। दया धर्म, दया और धर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अन्न जल, अन्न और जल, हार जीत, हार और जीत। इस तरह से जब दोनों ही पद प्रधान हो और दोनों में और शब्द के का लोप हो, तो अब हम किसको कहेंगे, द्वंद्व समास जो है। अगला हमारे पास में अव्ययीभाव समास, आखिरी वाला जो समास 6वां प्रकार है हमारे सामने पे, वो है अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद या पूर्व पद जो है उसमें अव्यय हो और बाद वाला पद प्रधान या जिसमें संज्ञा दी गई हो, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं प्रतिदिन, प्रति और दिन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, और इसमें मतलब होता है प्रत्येक दिन। पहला प्रति अवयव है यहाँ पर। यथाशक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर भी जो दिया यथा अवयव हमारे सामने पे मिल रहा है। आजीवन, जीवन भर, है ना, तो आव शब्द जो है यहाँ पे अवयव मिला,
भर पेट, भर पेट, पेट भरते तक के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर भर शब्द। फिर यहाँ पे अवयव मिल गया आमरण, जो है आमरण अनशन करते हैं, मरते तक मैं अनशन करूँगा कहते हैं जैसे, तो आमरण, तो यहाँ पे आ भी जो है अवयव है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस समास में किस प्रकार से ये होता है करके। तो आप सभी इसको देख रहे हैं कि हम इसको एक चार्ट के रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं और पढ़ते हैं तो ये हमारा सारा का सारा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको एक चार्ट के रूप में अगर यदि आप पढ़ें और ध्यान दें जो है तो आप आसानी से चर्चा कर सकते हैं। संक्षेप में बहुत जल्दी मैं बात कर सकता हूँ। पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान, के, पर, के लिए आदि शब्द को हो तो तत्पुरुष समास होगा। पहला पद विशेषण और दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें पूर्व पद उपमेय या उपमान भी हो सकता है, तब कर्मधारय होगा। ये वाली बात थोड़ी सी समझने की बात है। फिर उसके बाद जब पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा जो है संज्ञा होगा, और इसमें जो है संख्या एक समूह को व्यक्त करने वाला होगा, तब इसका हम क्या कह सकते हैं, द्विगु समास कहते हैं जो है। और बहुब्रीहि समास के बारे में बात करते समय पहला पद और दूसरा पद दोनों ही गौण होंगे और किसी तीसरे पद को बताएंगे, यानी कि इन दोनों से क्या है, तीसरा जो नया बनने वाला शब्द है वो प्रधान हो जाएगा, महत्वपूर्ण बात कहने वाला होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, ये बात कर रहे हैं। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होंगे और उनके बीच में और शब्द लगेगा जो है। और अवयवी भाव समास में पहला पद जो है पूर्व पद वह अवयव होगा और बाद में संज्ञा या प्रधान शब्द होंगे और इससे अर्थ से निकलेगा जो है। इस प्रकार हम अवयवी भाव समास को कर सकते हैं। आप लोग इसको परीक्षा के लिए उपयोगी मानते हैं, हर समय ये हमेशा काम आता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका जो है इसको सुनने के लिए, देखने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जो है, कमेंट कीजिए, तक आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। यूट्यूब में जा कर के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब सुनने के लिए। तो इसके साथ ही धन्यवाद आप सबका।